वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा जो कि हाल में ही संपन्न हुई है 2023 का मेंस आप में से कुछ लोगों ने दिया होगा, कुछ लोग अगले वर्ष देने की योजना बना रहे हैं। ये जितने भी निबंध आप देख रहे हैं ये आयोग के द्वारा दिए हुए हैं, इस वर्ष परीक्षा में आए थे। कुल मिलाकर 9 टॉपिक, उन्हीं में से हम एक एक करके इन पर चर्चा कर रहे हैं। निबंध को लिखने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप लिखें तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इस मुद्दे पर भी चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो टॉपिक है उन पर लिखकर आपको एक मॉडल थमा दिया जाता है। ये मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है और हर व्यक्ति जो कि जानकार है, थोड़ा सा मतलब थोड़ी भी जानकारी रखता है, तो वो आपको यही सलाह देगा कि निबंध बंधन मुक्त होता है तो उसमें अपने ही विचारों को वरीयता दीजिए। आप चारों ओर से सामग्रियाँ इकट्ठी कर सकते हैं, चारों ओर से सोचने के तरीकों को विकसित करने के लिए कुछ मटेरियल जुटा सकते हैं, लेकिन सोचना तो आपको होगा और शब्द भी आप ही के होंगे, अभिव्यक्ति आपकी होगी, तब नंबर अच्छे मिलेंगे। और इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप एक बढ़िया शीर्षक का चुनाव करें। मान लीजिए कि आपने यही शीर्षक चुना, महानगर में वृद्धों की समस्या या महानगरों में वृद्धों की समस्या, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये शीर्षक यानी आयोग के द्वारा दिया हुआ ये शीर्षक आपसे असल में क्या लिखवाना चाहता है। ये वृद्धों की समस्या की ओर समाज का जो दृष्टिकोण है या आप कहिए कि प्रशासकों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वृद्धों की अभी तात्कालिक स्थिति कैसी है। तो एक योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना होगा, क्योंकि 700 शब्दों के अंदर अगर आपको लिखना है या आसपास लिखना है, गिनकर कोई नहीं लिखता है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हम 800 या 850 से बहुत ज़्यादा लिखें ना, मतलब उसी रेंज में रहें, 700 से अंदर की ही रेंज में रहें या थोड़ा बहुत अधिक हो। क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपको कोई अच्छा प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलेगा, नंबर कोई बढ़ने वाले नहीं हैं, उल्टे आपकी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होंगे। तो सीमित शब्दों में ज़्यादा चीज़ें लिखने में ही भलाई है, यानी वही गागर में सागर भरने वाली स्थिति होती है। लघु निबंध में यही काम करना होता है। तो चलिए देखते हैं। और जो लोग समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स और आगे मेंस को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि आगे वही परीक्षा है, अब यूपीपीसीएस का मेंस खत्म हो चुका है जिन लोगों ने दिया, प्रीलिम्स अगले वर्ष होगा, जब भी होगा आयोग डेट देगा। अभी सामने जो वैकेंसी है उसमें एक आपकी एपीएस की है और आरओ वाली आने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि एपीएस में ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई सिलेबस वही पुराना वाला रहेगा तो निबंध उसमें भी आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ निबंध या जो संक्षेपण इत्यादि है, गद्यांश, उसका काम ही खत्म हो गया, सब ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, तो वो तो पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन समीक्षा अधिकारी का जो मेंस होगा ना, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक कन्वेंशनल हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है वहाँ जमकर लिखना पड़ेगा, और प्लस निबंध का जो पेपर होता है उसमें 600-600 शब्दों के आपको निबंध लिखकर देने पड़ेंगे। तो वहाँ के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। ये आप मत सोच कर देखिए कि 700 शब्दों की सीमा वाला है और इसको हम क्यों देखें। संस्था एक ही है ना, यूपीपीसीएस का मेंस कराने वाला वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और वही समीक्षा अधिकारी का भी मेंस और प्री करवाएगा। तो ऐसी स्थिति में निबंधों को आप एक आइडिया के तौर पे देख सकते हैं, आपको वहाँ भी मदद मिलेगी और अगले वर्ष मेंस देना है तो उसके लिए। चलिए देखते हैं इस निबंध को लिखने के लिए हम प्रारूप कैसा बना सकते हैं। तो 50 अंकों का निबंध अगर आपको लिखना है, मतलब 50 अंकों के लिए अधिकतम आप प्राप्त कर सकें, तो पहले आपको ड्राफ्टिंग जब करनी है तो पहले आप देखें कि शुरुआत हम कहाँ से करेंगे तो ज़्यादा आकर्षक होगा, ज़्यादा ये ध्यान आकर्षित करेगा, मतलब वही बात है, कुल मिलाकर पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो प्रस्तावना को थोड़ा विशेष आपको प्रयास के साथ लिखना चाहिए। इसमें 2 तरीके होते हैं, जैसे कि पिछले कई सारे निबंध के वीडियोज़ में चर्चा की जा चुकी है। अगर आप पिछले वीडियोज़ देखते आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपके पास 2 रास्ते, ये मतलब पहला कि एक तो पुराने तरीके से आप शुरू करें, मतलब बताएं कि वृद्धों की असली समस्या समाज में क्या होती है, कैसे वृद्धों की स्थिति समाज में है। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ अपना झोंक देते हैं और फिर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता, और अंत में आर्थिक विपन्नता या आर्थिक रूप से दूसरे के ऊपर निर्भरता जो है वो इन्हें दुर्गति की ओर धकेल देती है। ऐसे करके आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। तो वो भी तरीका बुरा नहीं है, लेकिन वो परंपरागत तरीका है और ऐसे ट्रेडिशनल मेथड को अपनाने वालों की तादाद अच्छी खासी है। जो 4000 के आसपास जो कैंडिडेट मेंस के लिए यहाँ सेलेक्ट हुए थे, आयोग के द्वारा चुने गए थे, तो उनमें से अधिकतर के द्वारा यही रास्ता अख्तियार किया जाता है, क्योंकि इसमें लिखना आसान होता है, इसमें ज़्यादा आपको अपने दिमाग पर जोर नहीं देना होता है, एक ढर्रे पर चलना होता है। ज़्यादातर किताबों में भी मॉडल ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे
अच्छा तरीका होता है, उसमें आप ज्वलंत चीज़ों से शुरू करिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर बुजुर्गों के साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ है जो कि ज़्यादा सनसनीखेज हो गया या चर्चा में हो गया, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी महिला सशक्तिकरण वाला मामला है, उस पर अगर निबंध आ जाए तो उसमें आप उज्जैन वाले कांड को डाल दीजिए। लड़की जो है वो अर्धनग्न अवस्था में घूमती रही, कोई आया नहीं उसकी मदद के लिए, तो वहाँ से आप दिखा सकते हैं कि सशक्तिकरण का वास्तविक चेहरा क्या है। या महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कोई मामला है, सामाजिक शोषण से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो ऐसे में इन चीज़ों को डाला जा सकता है। कहने का मतलब जो अखबार में सुर्खियों में रहा हो या न्यूज़ की हेडलाइन बन गया हो, ऐसा मामला अगर आप अपनी प्रस्तावना की शुरुआत में लिखते हैं तो इसका आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, और वही यहाँ कहा जा रहा है। तो इस तरह का ज्वलंत तरीका जो शुरुआत करने का है, मतलब इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि हमने जनगणना के आंकड़े ले लिए, और जनगणना की भी दिक्कत ये है कि ये भी पुरानी है, 2011 की हुई है, उसके बाद जो ऑफिशियल डाटा है वो अभी तक नहीं आया है। हालांकि बहुत सारे छोटे मोटे सर्वे हमें ये बताते हैं कि हमारी आबादी की असल स्थिति क्या है, और लैंगिक अनुपात में काफ़ी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन जो एक जनगणना का आंकड़ा होता है वो नहीं जारी हुआ है अभी तक। तो उसके पीछे तमाम वजह हैं। तो आप 2011 का भी संदर्भ ले सकते हैं और उसके आगे ये जोड़ सकते हैं कि अभी जो आगे आने वाले आंकड़े हैं वो और ज़्यादा इसी दिशा में आगे चीज़ों को बुरी स्थिति में दर्शाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि जनगणना के आंकड़े, मतलब पिछली जो है अर्थात 2011 की, वो बताते हैं कि 73 मिलियन बुजुर्ग जनों में से 31 मिलियन शहरी इलाकों में रहते हैं। देखिए, हमें बुजुर्गों की समस्या पर तो फोकस रहना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हम किस परिप्रेक्ष्य में इस समस्या को देख रहे हैं। तो जो शहरी जीवन शैली है, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाली, आधुनिकता के पीछे अंधी दौड़ लगाने वाली जो हमारी शहरों की जीवन रेखा है, जीवन शैली है, उसका हम यहाँ पर ताल्लुक जोड़ेंगे। यानी बुजुर्गों को उसके साथ, बुजुर्गों की समस्या को उसके साथ जोड़कर दिखाएंगे। और असली समस्या वहीं पर है। गाँव में उतनी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि गांव में बुजुर्गों का अपमान नहीं होता है, उनका शोषण नहीं होता है, या उनकी स्थिति बुरी नहीं है, लेकिन उतनी खराब नहीं है जितनी कि शहरों में। अगर बेटे और बहू गांव में अपने माता पिता को थोड़ा दुत्कार भी देते हैं, तो अंत में जब बेसहारा उनके माता पिता, मतलब अशक्त एकदम हो जाते हैं, तो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अंत तक जब वो धराशायी हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, अपना दैनिक कर्म भी नहीं कर पाते हैं, तब भी वो लोग चाहे भले ही गाली देकर ही सही, लेकिन देख रेख करते हैं। ऐसा होता है, और बहुत से लोग सत्कार के साथ करते हैं। ऐसे भी अच्छे अभी श्रवण कुमार जिंदा है। लेकिन शहरों में क्या होता है, शहरों में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, या तो अस्पताल में छोड़ के भाग आएंगे या फुटपाथ पे छोड़ के भाग आएंगे। ये घटनाएं जो है ये महानगरों में बहुत कॉमन होती जा रही, ठीक है, और विदेशों में तो है ही है। तो यहाँ वही बताया गया कि 31 मिलियन शहरी इलाकों में रहते हैं, और ये पुराना डाटा है। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े लैंगिक स्तर पर हैं। तो लैंगिक स्तर पर चौंकाने वाले आंकड़े तो नहीं हैं, क्योंकि हम ये पहले से ही जानते हैं कि महिलाओं की हमारे देश में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महिला सशक्तिकरण पर हम जब भी कोई लंबा चौड़ा व्याख्यान देते हैं, भाषण देते हैं, तो वो निहायत ही खोखला होता है। असलियत यह है कि सशक्तिकरण हुआ ही नहीं। सशक्तिकरण के नाम पे 2-4 एग्जाम्पल देना और अखबार में एक मोटी सी हेडलाइन दिखा देना कि फलानी महिला जो है वो एक बहुत प्रतिष्ठित पद तक पहुंच गई या एवरेस्ट फतह कर लिया, तो ये बड़ा आसान काम है। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि आधी आबादी यानी जो महिलाओं की तादाद है, उसकी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसकी क्या दशा है। अधिकतम आबादी को देखना चाहिए ना, मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी अभी भी बुरी हाल में है। तो जब वो वृद्धावस्था के कगार पे पहुंचती हैं, उनके पैदा होते ही उनकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते वो किसी के अधीन हो जाती हैं। ज़्यादातर, मैक्सिमम की बात की जा रही। और वृद्धावस्था में क्या होता है कि वो अधीनता गुलामी का रूप ले लेती है। या तो आप गुलाम बन के एकदम दासी बन के रहो, और नहीं तो जरा सी नानुकुर की या जरा सा आपका शरीर साथ नहीं दिया, आप अशक्त हुई, तो आपको दुत्कारते भी देर नहीं लगती। तो इसीलिए कहा गया कि बुढ़ापे में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा असहाय हो जाती हैं। और उसमें भी जो अपने देश में विधवाएं हैं, मतलब ऐसी महिलाएं जिनका कि पूरा जीवन पति के भरोसे चलने वाला है। बचपन में उन्होंने पिता के सहारे जीवन यापन किया, और उसमें उनका कतई दोष नहीं है, उनके अभिभावकों का है। आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया, और उसके बाद वो पति के जिम्मे सौंप दी गई, और वो जैसे रखता है वैसे रहती गई। उसके लिए बच्चे पैदा किए, उसकी सेवा की, उसके माता पिता की सेवा की। अब जब उनका नंबर आ रहा है तो उनके बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और पति पहले ही साथ छोड़कर जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में वो असहाय हो जाती हैं। तो ये एक बहुत घातक चीज़। और 2001 तक बुजुर्गों की आबादी एक हद तक गिरावट वाली दिखाई दी थी, मतलब बीच में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ये सामान्य जनसंख्या में भी होता है, और बुजुर्गों या बच्चों की आबादी में भी चलता रहता है।
लेकिन 2001 से लेकर 2011 यानी जो पिछला एक दशक बीत चुका है, उसकी अगर हम बात करें तो वरिष्ठ आबादी में 36% का उछाल, मतलब एक झटके में इतनी ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिली। और जो नए आंकड़े आएंगे उसमें कोई हम गिरावट नहीं देखेंगे बल्कि उछाल ही देखेंगे। ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि हमें खुशखबरी मिलने वाली। तो समस्या असल में आबादी नहीं है, आबादी तो एक अलग समस्या है, लेकिन यहाँ जो बुजुर्गों की आबादी है वो समस्या नहीं है। समस्या असली ये है कि वो असहाय दशा में है, उसमें से अधिकतम जो है वो असहाय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और जो आंकड़े हमें दिखाई देते हैं वो सिर्फ आधा सच दिखाते हैं, असलियत उससे कहीं ज़्यादा काली होती है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। और विषम परिस्थितियाँ शहरी जीवन शैली में ज़्यादा दिखाई देती हैं। ये पीछे ही आपको बताया कि गाँव में कितनी भी ज़्यादा अभी संस्कारों में गिरावट आ जाए, लेकिन शहरों वाली बदतर स्थिति नहीं है। आ गई है बदहाली, वहाँ भी है, गाँव को भी शहरों का रोग लग चुका है, लेकिन अभी वो रोग इतना फैला नहीं। हमारे गांव अभी भी उम्रदराज लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हैं। ज़्यादा सुविधाजनक इसलिए भी हैं क्योंकि अभी जो ज्वाइंट फैमिली है वो गांव में जिंदा है, कम होती जा रही हैं लेकिन अभी भी उनकी तादाद है। और जो संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ इस तरह के बुजुर्गों की भी कीमत होती है, उनका भी अपना एक रोल होता है, जो कि एकल परिवारों में समाप्त कर दिया जाता है या खुद ही समाप्त हो जाता है। तो वो बेकार वस्तु नहीं रह जाते, उनके पास भी तमाम काम होते हैं जो कि उनके योग्य होते हैं, और उन्हीं के हम उम्र साथी भी मिल जाते हैं। संयुक्त परिवार है तो एक बुजुर्ग तो होगा नहीं, फिर कई सारे होंगे, और वो एक साथ मिल बैठकर अपना काम, अपना मनोरंजन खुद कर लेते हैं, तो अकेले नहीं रहते। और उनका मनोरंजन करने के लिए छोटे छोटे उनके उत्तराधिकारी यानी जो नाती पोते हैं वो उनके लिए अच्छा मनोरंजन का साधन होते हैं। मतलब कहा जाता है कि बेटे से बाप जितना प्रसन्न नहीं रहता है बल्कि उसके बेटे के बेटे से यानी अपने पौत्र से उतना ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि उसमें वो अपना बचपन देखता है। वृद्धावस्था जब मनुष्य की आती है ना, तो उस समय वो पीछे पलट के अपनी ज़िंदगी का पुनरावलोकन करता है, देखता है कि हमने ज़िंदगी कैसे जी है, ठीक है। मतलब एकदम अपने बचपन को याद करेगा, अपने मास्टर जी को याद करेगा, अपनी पाठशाला को याद करेगा कि उसने कैसे अपना मतलब पूरा जीवन पीछे का जिया है। एक एक चीज़ उसे याद आएगी, और वो जब अपने पोते पोतियों को देखेगा तो उसमें अपने बचपन को साकार देखेगा, उसे मज़ा आता है। और वो बच्चे भी निहायत ही शुद्ध होते हैं, मन से शुद्ध होते हैं, अभी उनके अंदर वो सामाजिक मिलावट नहीं आई रहती है, तो वो भी एकदम निष्काम भाव से अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ सटे रहते हैं। तो ये एक अच्छा मनोरंजन का साधन है, लेकिन ये एकल परिवारों में संभव नहीं हो पाता। तो अब यहाँ देखें, कहा गया कि हमारी सांस्कृतिक शिक्षाएं एक हद तक, गांव के संदर्भ में कहा जा रहा है, सांस्कृतिक शिक्षाएं एक हद तक लोगों को अपने बुजुर्गों से जोड़े रखती है। शहरों की बात करें, क्योंकि बात शहरों की ही करनी है असल में, शहरों में संयुक्त परिवार होते नहीं, हो सकता है कि विरले मिल जाएं, ऐसा नहीं है कि अब एकदम से नकार दिया जा रहा है कि जॉइंट फैमिली नहीं होती है, और होती भी हैं तो वो दिया लेकर या टॉर्च लेकर खोजने पर मिलेंगी। तो संयुक्त परिवार होते नहीं, और एकल परिवारों में लोगों का दायरा काफ़ी सीमित होता है, मतलब आत्म केंद्रित दृष्टिकोण लोग रखते हैं, अपने तक सीमित रहना चाहते हैं, बीवी बच्चे बस हैं उतने तक सिमट जाते हैं। माता पिता जो कि तब तक वृद्धावस्था तक पहुंच ही चुके हैं, वो एक पुराने सामान की तरह से हो जाते हैं, जो कि घर में अतिरिक्त कूड़े कबाड़े की तरह से समझा जाता है। पुराने सामान को आप क्या करते हैं, अगर बहुत सुंदर है तो एक तरफ सजा कर रख देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, उपेक्षित हो जाएगा। और एकदम ही बदसूरत हो चुका है तो आप तुरंत उसे बाहर कर देंगे, किसी कबाड़ी को बेच देंगे या फेंक आएंगे कहीं। तो वही स्थिति अब जो बुजुर्ग हैं उनके साथ हो रही है, उन्हें निरुद्देश्य समझ लिया जाता है। अक्सर ये समाचार सुनाई देता है कि बेटा अपनी बूढ़ी माँ को तीर्थ यात्रा के बहाने हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, तीर्थ स्थान पर गया और बड़े अच्छी मीठी मीठी बातें करते हुए अपनी माँ को लिवा गया, उसकी पेंशन वगैरह ले ली, उससे जायदाद के कागज अगर उसके पास हैं तो वो ले लिए, गहने इत्यादि हैं तो उसकी बहू ने झटक लिए, और उसके बाद तीर्थ यात्रा पर अपनी माँ को पहुँचा दिया, कहा कि चलो तुम्हें 4 धाम की यात्रा करवा लेते हैं। और वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ में पत्थर के यहाँ बैठा के अपने कहा कि हम चाय लेने जा रहे हैं, और गायब हो गया, लौट के नहीं आया। ऐसी न्यूज़ आपने सुनी है, बहुत सारी सुनी होगी, 1-2 नहीं, और नहीं अगर अखबारों में छपती हैं तब भी ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं, ठीक है। अखबारों में तो वो घटनाएं छप जाती हैं जो बुजुर्ग हाथ लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि बेचारे हाईलाइट ही नहीं होते हैं, मतलब मीडिया वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, वो भीख मांग के अपना पेट भरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। माँ क्या करेगी, वहाँ कमाएगी पत्थरों पर, तो हाथ फैलाएगी, कोई ना कोई सिक्के दे देगा, अब उससे उसका पेट पलेगा। तो कहने का मतलब इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे ही करोड़पति जो औलादें हैं, अरबपति औलादें हैं, उन्हें बूढ़े माता पिता अगर मतलब उनके अशक्त हो जाते हैं, जो कि उन्हें पढ़ा लिखा के विदेश भेज के अच्छी डिग्री दिलवा के इस काबिल बनाए हैं, जब उनकी दशा बिगड़ जाती है, उनका हाथ पैर काम नहीं करता, उनके जो अंग हैं वो निष्क्रिय होने लगते हैं,
वो अपनी दैनिक क्रिया भी ठीक से नहीं कर पाते, तो ऐसे में वो घिनाने लगते हैं, घिन आने लगती है कि अरे इनसे तो बदबू आ रही है। ये बिस्तर पकड़ लिए हैं, अपना जो दैनिक कर्म है, नित्य कर्म है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, सब गंदा कर दिया है, कौन साफ करेगा। भले ही एक नर्स लगाई हो, लेकिन अपने घर में उसे नहीं रखना चाहते, मतलब माता पिता को नहीं रखना चाहते। तो क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा सुनने में आया है कि फुटपाथ पे रख के चले गए, फेंक कर चले गए, वो भी दिन के उजाले में नहीं, चोर की तरह आधी रात को, वो भी कड़कड़ाती ठंडी में। तो ऐसी मतलब ऐसी स्थितियां जो हैं ये एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। कुछ जो है वो दिख जाती हैं, कुछ एनजीओ आके बुजुर्गों को ले जाते हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियो दिख जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थान हैं और ऐसे बुजुर्ग हैं जहाँ तक कि वो पहुँच ही नहीं पाते, वो सर्दी में ठिठुर के सुबह तक समाप्त हो जाते हैं। तो सुनकर आपको कैसा लग रहा होगा, और जब ये हकीकत में होता है तो फिर विडंबना वाली बात। तो कहने का मतलब ये है ना कि महानगरों की संस्कृति जो है वो दिखावे और पाखंड से भरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसमें बनावट है और कुछ नहीं, असलियत बहुत कम है। सिर्फ दिखावा करने में ये लोग कुशल होते हैं। जो माता पिता अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने बच्चों को हर सुविधा दिलाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, वही माँ बाप अपनी वृद्धावस्था में घर से, अपने स्वजनों से दूर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब होता ये है ना, जिसे फुटपाथ पे छोड़ दिया तो भरण पोषण तो नहीं कर रहा है, मतलब वो बेचारा जो है बुजुर्ग, वो हाथ फैलाने के लिए कटोरा लेके भीख मांगने के लिए विवश है और कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन एक तरह का ये भी शोषण बुजुर्गों का आजकल हो रहा है कि उन्हें एकदम दरकिनार कर देना, तो इससे वो मानसिक रूप से पूरी तरह अवसादग्रस्त हो जाते हैं। वैसे भी वृद्धावस्था में मन कमज़ोर होने लगता है, सोचने की शक्ति और विचारों की शक्ति उतनी प्रबल नहीं रह जाती। सिर्फ जो हमारी इंद्रियां हैं वही जवाब नहीं देने लगती हैं, बल्कि हमारा जो मस्तिष्क है वो भी धीमा पड़ने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको एक तरफ कर दिया जाए तो आप एकदम से निराशा के भंवर में डूब जाएंगे, और ये और घातक है। एक दिन ठंडी में, कड़कड़ाती ठंडी में खुलेआम आपको छोड़ दिया गया, आप मर गए अकड़कर, तो तब तो मुक्ति मिल गई, आपने भोगा नहीं। लेकिन रोज आप तिल तिल करके मर रहे हैं, आप अवसाद में डूबे हुए हैं, कुछ आपको बाहर ऐसा रास्ता ही नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि सब चारों ओर से पानी घिरा हुआ है और मुझे सांस नहीं ली जा रही है। ऐसी जब स्थिति आती है तो जीना मुहाल हो जाता है, वो मौत से भी बदतर जिंदगी होती है। तो अपने देश में बहुत सारे बुजुर्ग वैसी जिंदगी जीने के लिए विवश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप ये सब लिख सकते हैं, ये सब विचार इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके आपको बताया जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, ये आइडिया आपको दिया जा रहा है कि आप बहुत सारे विचारों को कलेक्ट करें और उसे अपने शब्दों में ढालें। अब ऐसी स्थिति में सरकार मजबूर हो जाती है। सरकार के पास तो सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, प्रशासन और सरकार। तो ये क्या करते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं। वृद्धाश्रम में भी वृद्धों की दशा बहुत अच्छी नहीं है, और वहाँ दशा बिगड़ने के पीछे तमाम कारण है। मतलब सरकारी व्यवस्था आजकल कैसी है आप जानते ही हैं। उसके अलावा इतने सारे लोगों का प्रबंधन आसान नहीं होता है, वो भी इस तरह के लोग जिन्हें की विशेष देखरेख की आवश्यकता है। और एक वृद्धाश्रम की क्षमता जो है वो 10 बुजुर्गों को संभालने की है, और वहाँ 50 लोग अगर हैं तो आप सोच कर देखिए कि कैसी देखरेख होगी। संसाधनों का बंटवारा 50 लोगों में होगा, किसी को भी सही ढंग से सेवा शुश्रूषा जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो हर जिले में वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह भी विचारणीय विषय है। ये तो ठीक है कि सरकार कर रही है, एनजीओ कर रहे हैं, कोई स्वयंसेवी संगठन या कोई भी बड़ी जो समाज सेवी संस्था है वो इसको अपना कर्तव्य मान रही है। बड़ी संख्या में निराश्रित जो बुजुर्ग हैं उन्हें आश्रय दिया हुआ है। लेकिन यह विचार का मुद्दा है कि क्या हमारे अभिभावकों की जिम्मेदारी सरकार या एनजीओ की है? ये सोचने वाली बात है ना। क्यों आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे इसके जवाब हैं, लेकिन प्रश्न तो पूछा जा सकता है ना। पहले प्रश्न खड़ा होगा तब उत्तर आएंगे। जिसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमारे माता पिता हमें कभी किसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते, और अगर छोड़ते भी हैं तो उसमें हमारी भलाई होती है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि बड़े हो जाने पे भगा दिया जाता है कि जाओ कमाओ खाओ। तो जाओ कमाओ खाओ वाली जो झिड़की होती है ना, उसमें भी आपको आत्मनिर्भर बनाने की एक प्रेरणा होती है। झटका लगेगा तभी आप अपने पैर पर खड़े होंगे। जब आप चलना सीख रहे होते हैं तो पहले तो पकड़ के चलाया जाता है, और उसके बाद पीछे से आपका छोड़ दिया जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है। बच्चा जो है उसको पता नहीं रहता है कि पीछे से उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है, और वो अपनी धुन में आगे बढ़ जाता है। बहुत बार गिरता है, मुंह टूटता है, तो क्या माँ उसकी दुश्मन हो जाती है? नहीं, वो उसकी भलाई के लिए उठाया गया कदम होता है। लेकिन हम लोग जो छोड़ देते हैं अपने अभिभावकों को, वो भलाई नहीं होती है, निश्चित तौर पर भलाई नहीं होती। ठीक है, तो हम उनको बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सारी चीज़ें अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, लाचारी अपनी जगह है, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो सब अपनी जगह है। हमें विकास करना है और हम ये सेवा शुश्रूषा में लगेंगे तो फिर विकास कैसे कर पाएंगे, बाकियों की बराबरी पर कैसे पहुंच पाएंगे? सब सही है, लेकिन माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं, या ये जो बुजुर्ग हैं ये जीवन में एक बार मिलते हैं,
और किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा था कि ज़िंदगी में जो चीज़ एक बार मिलती है उसका किसी भी विधि अनादर मत करो। जैसे कि समय, जैसे कि माता पिता। अवसर जो है वो आपको ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता, समय बार बार लौट कर नहीं आता, एक बार बीत गया तो फिर हाथ में पकड़ में नहीं आएगा। वैसे ही जो माता पिता है ना, वो ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हम क्यों नहीं सत्कार कर पाते? क्यों हम अपने विकास को आगे रखते हैं और इन्हें पीछे कर देते हैं? ये सोचने का विषय है। क्या हमारी आत्मा मर चुकी है? निश्चित तौर पर आत्मा मर चुकी है, तभी हम ऐसा काम करते हैं। तो डावाडोल आर्थिक दशा कारण बताया गया, ये तो हमने समस्या खड़ी कर दी। अब समस्या खड़ी करके हम भाग नहीं सकते, हमें समाधान देना पड़ेगा। तो डावाडोल आर्थिक दशा, दुर्बल होता शरीर, उम्र से होने वाली, उम्र बढ़ने पर होने वाली जो बीमारियां हैं, ये व्यक्ति को बेबस बनाती हैं। मानसिक क्षमता घटने लगती है, भावनात्मक संबल की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक जो शक्ति है ना, मानस की शक्ति जो कि आपको आत्मबली बनाती है, वो शरीर की शक्ति के साथ ही कम होने लगती है और इस वजह से भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में यदि उनका परिवार ही हाथ पीछे खींच ले, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, तो फिर स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। मतलब हताशा ही उनके जीवन का प्रारब्ध बन जाएगी। एक सर्वेक्षण में अब देखिए, आप सिर्फ कोरी बातें नहीं कर सकते, आप छोटे निबंधों में कुछ प्रमाण नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ कुछ आंकड़े साथ साथ में ब्लेंड करते रहिए ताकि काम बनता रहे, ताकि आपकी बात भरोसेमंद लगे। तो एक सर्वेक्षण में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से 30 से 50%, अब इसको आप एकदम एग्जैक्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 30 से 50% बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण मौजूद हैं। और ये आंकड़ा सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अकेले रहने वाले विवश वृद्धों में एक बड़ी संख्या विधवा महिलाओं की है और अवसाद इन्हें भी बहुत अच्छी खासे मात्रा में घेरता है भारत के संदर्भ में। और वैसे भी एक मतलब स्वास्थ्य संबंधी या शारीरिक जो संरचना होती है उसमें महिला और पुरुष की संरचना में फ़र्क होता है। महिलाओं के शरीर में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो एक उम्र के बाद जब उन्हें मेनोपॉज हो जाता है, उन्हें मतलब उनकी जो रजोनिवृत्ति है वो हो जाती है, तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वैसे भी वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं। और ऐसे में जब पारिवारिक स्थितियाँ बिगड़ेंगी, सामाजिक दशा उनकी खराब होगी, तो उनका जो अवसाद का स्तर है वो और प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो ये उनके साथ एक दिक्कत होती है और साथ में असहायता तो है ही है। तो भारत के संदर्भ में आंकड़े और चिंताजनक हैं। यहाँ भारत की ही बात करेंगे, पहले अपने देश का देख लें। रिपोर्ट बताती है कि अगले दशक में, यानी अगला दशक आने वाला 2031 तक की बात हो रही है, तो वहाँ तक बुजुर्ग आबादी 41% तक बढ़ने का अनुमान है भारत में। और इसका मतलब वही है कि 2031 तक जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी तादाद करीब 194 मिलियन हो जाएगी। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं। तो फिर आगे की बात क्या है? दुर्व्यवहार की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो वो और बढ़ेगी। जनसंख्या के साथ उसमें भी लगातार वृद्धि होगी। उन बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ज़्यादा होता है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि असल में देखिए, दुर्व्यवहार करने के लिए भी आपके ऊपर कोई अधिकार होना चाहिए ना। तो अधिकार वही होता है कि भाई हम आपका खाना खर्चा चला रहे हैं, आपको ठिकाना दिए हुए हैं, तो आप मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, आप मुझे असुविधा उत्पन्न करके दे रहे हैं, तो फिर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा। यही बात होती है असली, ठीक है। तो जो माता पिता अपना आर्थिक खर्च खुद नहीं उठा पाते, अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, उनके साथ ये स्थितियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कोमल हृदय होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। वो भावुकता में आकर अपने जीते जी अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। वसीयत में ये लिख देते हैं कि अब मेरी जो संपत्ति है वो मेरे बच्चों की है और जो मेरा है वो मेरे बच्चों का है, मतलब ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो इसी फिराक में रहते हैं कि भाई वसीयत अपने हाथ लगे और उसके बाद इन्हें पत्ता साफ करें इनका, ठीक है। तो कभी कभी इसका विपरीत भी दिखता है। कभी कभी माता पिता जो हैं वो सचेत होते हैं, वो अपने जीते जी ये काम नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे वो मतलब अगर कुत्सित मानसिकता के हैं, सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं तो वो बलपूर्वक जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं या धोखा करके करवा लेते हैं। धोखा करके आपने सुना होगा कि बहुत बार हस्ताक्षर करवा लिए, अंगूठा लगवा लिया, ज़मीन अपने नाम करवा ली और उसके बाद फिर देर सवेर माता पिता को घर से निकाल देते हैं। तो इसलिए बुजुर्गों की पहली आवश्यकता है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता उन्हें मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगी और साथ में जो उनकी सामाजिक स्थिति है उसको भी मजबूत करेगी। तो इसलिए उनका आर्थिक आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। लोग ये सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट हो गया, अब 60 की उम्र हो गई, अब क्या काम करेंगे। लेकिन मनुष्य अपने मरते दम तक अगर सक्रिय रहे तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा, अवसाद उसके पास भी नहीं फटकेगा। देखिए, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं ना, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, युवा आबादी तो और ज़्यादा है, उनके लिए सबसे सरल समाधान है इस डिप्रेशन से, इस अवसाद से निकलने का, अपने आप को व्यस्त रखिए। देखिए, डिप्रेशन की कोई ना कोई वजह होगी, उस वजह की पड़ताल करिए और उस वजह को मिटाने में लग जाइए। अपने आप को इतना ज़्यादा उस चीज़ में बिजी कर लीजिए कि आपके पास सोचने का मौका ही न रहे, सिर्फ आप उसी चीज़ के बारे में सोचें।
फिर देखिए आपको निराशा एकदम नहीं आएगी और कुछ दिनों में वो एकदम से गायब भी हो जाएगी स्थायी तौर पे, क्योंकि उस दिक्कत का समाधान हो जाएगा। तो अवसाद से निपटने का यही एक रास्ता है। आप जितना भागेंगे उतना वो पीछा करेगा। इसीलिए बुजुर्गों के लिए भी यही है कि जो उनकी जीवनचर्या है उसमें थोड़ी सी व्यस्तता, मतलब वो शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, लेकिन जितना उनके पास सामर्थ्य है उसके हिसाब से व्यस्तता, उनके मन माफिक काम और थोड़ी सी आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब इसमें जो सरकारी नौकरी वाले हैं या ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग थे जो कि बाद में अपना रिटायरमेंट लेकर बुजुर्ग अवस्था बिता रहे हैं, तो उनके पास तो एक पेंशन का आसरा होता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले या ऐसे मध्यम वर्गीय बुजुर्ग हैं, उनके साथ ये भी समस्या है कि उनको भरण पोषण की दिक्कत है। तो उनके लिए फिर एक आत्मनिर्भरता का जुगाड़ होना चाहिए, ये एक समाधान हो सकता है। और इसके अलावा सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त बुजुर्गों को यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। ठीक है, अधिकारों के प्रति ज़्यादातर जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो सचेत नहीं होते हैं और जानते भी हैं, कानूनन हक अपना उन्हें पता भी होता है, फिर भी वो संकोच करते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। ठीक, बुढ़ापे में मोह कुछ ज़्यादा ही घेरता भी है, ये भी बात है। तो ये जानकारी रखनी चाहिए कि उनकी संतान ने अगर उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है, जो भी उनकी जायदाद लेने वाला वारिस है वो उन्हें ऐसे एकदम मरने के लिए छोड़ दिया है, तो उनके पक्ष में, यानी जो बुजुर्ग हैं उनके पक्ष में देश का कानून खड़ा है, कानून उन्हीं को सपोर्ट करेगा और अपने हक के लिए जागरूकता ज़रूरी है। अभी एक वृद्ध व्यक्ति अगर इस आरोप के साथ थाने में पहुंच जाता है कि उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है हिंसा करके और उसकी जायदाद ले ली है, और बेटा भी वहाँ पर शिकायत करने आ जाता है कि बाप मुझसे रोज़ झगड़ा करता है, तो ऐसे में सुनवाई किसकी होगी? इसमें बुजुर्ग की ही सुनवाई होगी। कानून उसी को वरीयता देगा, उसी की बात सुनेगा। ठीक है, जैसे वो महिला और पुरुष वाले मामले में ज़्यादातर पुरुष शोषण का शिकार आजकल बन जा रहे हैं, महिलाओं की सुनवाई हो जा रही है, हालांकि वो गलत है। अगर गलती जिसकी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वही हाल यहाँ पे बुजुर्गों के साथ भी है। संविधान और कानून इन्हें वरीयता देता है। ठीक है, निर्बलों का और कमजोरों का संरक्षण करना यही तो कानून का दायित्व है। तो ऐसी स्थिति में बुजुर्गों के पक्ष में वो हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि बुजुर्ग या तो उसके बारे में जागरूक नहीं है, जानते ही नहीं है कि उनका कानूनी हक क्या है, और नहीं तो जानते हैं तो संकोच में, या फिर आप बहुत सारे कारण यहाँ नीचे देखेंगे कि कानूनी सहायता लेने से जो बुजुर्ग हैं वो झिझकते हैं। पहला सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है लोकलाज का डर, कि बेटे बहू से झगड़ा करके थाने में पहुँच गए, रपट लिखवाने पहुँच गए। बच्चों के प्रति मोह भी होता है, ये सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से लाख वो दुर्गति झेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने बेटों के खिलाफ या अपनी बेटियों के खिलाफ नहीं जाते। लगाव होता है और वो मोह बुढ़ापे में ज़्यादा प्रबल हो जाता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, मूल फैक्टर यही है। देखिए, यही दोनों चीज़ें हैं, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और बच्चों का बुरा हो जाएगा, पुलिस उन्हें बेवजह परेशान करेगी, बेवजह वो अदालत का चक्कर लगाएंगे। तो ऐसा नहीं चाहते बस। ठीक है, और अपने हक की मांग तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। देखिए, ये सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन अगर उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है तो फिर जैसे को तैसा वाली परंपरा का पालन करना पड़ेगा और कानून का सहारा लेना पड़ेगा, तभी स्थिति में बदलाव होगा। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं कि उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, बदलता हुआ सामाजिक मूल्य है, सोच का बदलाव है, बेशुमार महंगाई भी उसी में जुड़ गई है। ये सब समस्याएं हैं जो कि इस दिक्कत को और बढ़ाने का काम कर रही। चूँकि यह सामाजिक और भावनात्मक मुद्दा है, ये तो हमने कानून की बात कर ली और आर्थिक आत्मनिर्भरता की चर्चा कर ली, लेकिन असल में मामला यहाँ पर सामाजिक है और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आपने देखा ना कि हर जगह भावनाएं आड़े आ रही थी, बुजुर्ग जो है वो अपने बच्चों के मोह में फंसे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ नैतिक मूल्यों की शिक्षा ही एकमात्र रास्ता बचती है, जिससे कि हम जन्मजात बच्चों के मन में एक ऐसी भावना विकसित कर सकें कि वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। तो स्कूली शिक्षा में ही नैतिक मूल्यों का समावेश, यथासंभव प्रयत्न, और बच्चों को वरिष्ठ जनों के पक्ष में संवेदनशील बनाना होगा, ताकि जो आगे की पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करे। और जो लोग अभी बन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उनका विकास हो चुका है, तो उनके लिए बस एक ही सुझाव है कि वो अपनी संवेदनशीलता को जगाएं, संवेदना को जागृत रखें और ये याद रखें कि उनकी जड़ें कहाँ पर है। ठीक है, तो बच्चों को हमें बताना होगा, या जो युवा है उन्हें बताना होगा कि बहुत सेल्फी लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। जमाने के तजुर्बे गूगल ना बताएगा, मिले तो वक्त या मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो, तजुर्बे आपको वहीं से मिलेंगे। क्योंकि चीज़ें, हर चीज़ आपको सर्च करने से मिल जाए या इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आपको उपलब्ध करा दे, ये संभव नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उम्र बिताने से ही सीख उसकी प्राप्त होती है या शिक्षा हमें मिलती है। तो वो शिक्षा हमें अपने सहज बुजुर्गों से मिल सकती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वरिष्ठ जन हैं, इनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और इनकी ज़रूरतें क्या हैं और हम इन्हें क्या दे सकते हैं।
अगर हमने ये समझ लिया, क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, बुद्धिमान तो है ही है लेकिन स्वार्थी है, तो जब उसके स्वार्थ की सिद्धि अच्छे तरीके से होगी ना, तो वो एक दूसरे की देखरेख करेगा। निर्भरता का जो सिद्धांत है वो ऐसे ही चलता है, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करिए और आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो दोनों एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, उसके बाद भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।